बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बने, इसीलिए तमाम जानकारियां उचित समय पर हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। जी हाँ, कि कैसे वो नई तकनीक का इस्तेमाल करें, साथ ही कृषि और किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उससे जुड़कर कैसे वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब देखते हैं मंत्रालय से। भारत सरकार की पशु अवसंरचना विकास निधि से पशुपालन के क्षेत्र को काफी लाभ हो रहा है और इसमें तरक्की हम देख रहे हैं। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं डीडी किसान के स्टूडियो में, जो कि कृषि मंत्रालय में स्थित है। आइए जानते हैं कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग में उपायुक्त लिपि सेरीवाल इसके बारे में क्या जानकारी दे रही हैं। पिछले कुछ समय में भारत को एक बहुत ही कठिन समय से गुजरना पड़ा। वर्ष 2020 हम सभी के लिए एक कठिन समय रहा, जबकि कोविड की चपेट से कई लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। इसी के तहत भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई। उसी में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आया आत्मनिर्भर अभियान स्टिमुलस पैकेज, जिसके अंदर एक योजना का इनिशिएशन हुआ जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। किस तरीके से पशुपालन से जुड़े उद्यमियों को सहायता मिली जाए, इसके लिए योजना बनाई गई। 15,000 करोड़ की लागत वाली यह योजना भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना से किसी भी तरीके की पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां, जिसमें कि डेयरी प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, मीट प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, एनिमल फीड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ब्रीड इम्प्रूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेटनरी वैक्सीन यूनिट्स की सभी सारी जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इसके तहत सहायता मिल सकती है। अब भारत सरकार ये सहायता किसको देती है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें हम किसी राज्य सरकार को किसी भी तरीके की फिनेंशियल एड नहीं देते हैं। इसमें 6 तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल यानी कि उद्यमी, प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और MSME जिसका इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी बैंक द्वारा 90% तक का लोन आप जाके ले सकते हैं और बाकी उसमें 10% मार्जिन मनी है, और जो भारत सरकार देती है वो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जो कि 8 साल तक देय है। बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया ताकि किसी भी किसान या किसी भी उद्यमी को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है hidf.udyamimitra.in। इस पोर्टल पे अप्लाई करने से लेके जब तक इंटरेस्ट सबवेंशन आपके खुद के खाते में नहीं आता, ये सारा एक ऑनलाइन डिजिटाइज्ड मैकेनिज्म है जिसमें आप अप्लाई करके अपनी असिस्टेंस का लाभ उठा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस योजना के अंतर्गत है 25% तक की क्रेडिट गारंटी। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे कोलेटरल मांगता है, उसमें 25% अगर आप MSME हैं तो 25% कोलेटरल के लिए भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो कि 750 करोड़ का है बनाया गया है, जिसमें 25% आपका टोटल लोन का, अगर आप NPA होते हैं तो 25% तक का कवरेज है। अभी तक हमने इस योजना के अंतर्गत कम से कम 850 करोड़ तक के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। 365 यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे
तो चाहे वो नॉर्थ पार्ट हो या साउथ पार्ट हो या ईस्ट हो या वेस्ट हो, सभी तरफ अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था इस योजना को बनाने के लिए, जिसका उद्देश्य ये था कि किस तरीके से हम रोज़गार उत्पन्न करें। तो ये प्रोजेक्ट्स में लगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो 60 से 65 हज़ार तक का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और करीबन 4 से 4.5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली इससे रोज़गार मिला है। हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, इस समय लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम बात कहें तो इस स्कीम के तहत बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड हो या मीट से रिलेटेड हो या चारे से रिलेटेड हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय जो पशुओं को चारे के लिए जो इस समय एक शॉर्टेज आ रही है, तो किस तरीके से उसको प्रोसेस करके, अब आप उसको प्रोसेस करने के लिए साइलेज बना सकते हैं, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट्स के ज़रिए उनको बड़े बेहतर तरीके से प्रोसेस करके लंबे समय तक रख सकते हैं, उसमें आप इस स्कीम में उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठा के ना केवल हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, बल्कि रोज़गार भी उत्पन्न हुआ है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं कि उन्हें लहलहाती फसल प्राप्त हो सके, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब उनकी मिट्टी की सेहत भी दुरुस्त होगी और वो पोषक तत्वों से भरपूर होगी। जी हाँ, इसीलिए हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि मिट्टी की जांच कराते रहें और उचित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति भी करते रहें। इसके लिए कई विकल्प हैं। आप पोषक तत्वों का इस्तेमाल, जैविक खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और अन्य उर्वरक हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। आइए जानते हैं कि मिट्टी की सेहत को बेहतर करने के लिए कैसे हमारे किसान अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिट्टी प्रकृति के सबसे कीमती संसाधनों में से एक है, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग रहा है। दुनिया भर की मिट्टी कमजोर हो रही है और बीमार पड़ रही है। कमजोर मिट्टी कमजोर फसल को जन्म देगी। यही वजह है कि इसके संरक्षण और देखभाल पर खासी माथापच्ची की जा रही है। दरअसल मिट्टी में 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसी भी तत्व की कमी होने पर मिट्टी कमजोर पड़ जाती है, जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता पर गंभीर असर पड़ता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाई जा रही हैं। ये फसलें मिट्टी के पोषक तत्व लेती हैं। अगर लिए गए पोषक तत्वों को वापस नहीं डाला गया तो मिट्टी कमजोर होती जाएगी। ऐसे में मृदा संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए जाने जरूरी हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की जांच कराएं और पता करें कि आपके खेत में किस तत्व की कमी है। दूसरे, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करें। बिना सोचे समझे इनका उपयोग फायदे के बजाय मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी में फसल चक्र का भी बड़ा महत्व है। अगर किसी खेत में कुछ ही फसलें सालों साल उगाई जाती रहेंगी तो उसमें एक ही तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि फसलें बदल बदल कर बोई जाएं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम करके उनकी जगह जैविक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएं। जैविक उर्वरकों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, बायोस्लरी और हरी खाद वगैरह शामिल हैं। इसी तरह कीट प्रबंधन भी जैविक तरीकों से किया जा सकता है। बहुत से कीटनाशक जैविक तरीकों से घर पर ही बनाए जा सकते हैं। ये कीटनाशक फसल या मिट्टी के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए
मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सफल किसानों से। लेकिन आज का हमारा ये सेगमेंट बहुत ही खास है क्योंकि आज की हमारी सफल किसान एक महिला किसान है जिनका नाम है सुनीता शानू। जी हाँ, सुनीता जी अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन, इच्छा शक्ति के बल पर पहचान बना रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा भी साबित हो रही है। कृषि का क्षेत्र महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है, इस बात को सुनीता शानू बखूबी साबित कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अंडमान की नारियल अम्मा से के चल्लामल जी से, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। जी हाँ, खास बात यह है कि नारियल की खेती के क्षेत्र में ये अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें नारियल अम्मा के नाम से प्यार से बुलाया जाता है। आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। कामाक्षी चेल्लामल 67 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इनका जज्बा आज भी कम नहीं हुआ है और ये लगातार काम कर रही हैं। आसमान से बातें करते नारियल के ये पेड़ इन्हीं की मेहनत का नतीजा है, बल्कि इनकी पहचान ही इन पेड़ों की वजह से है, क्योंकि लोग इन्हें नारियल अम्मा कहकर पुकारते हैं।
जैविक तरीकों से नारियल उत्पादन के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बागान की मिट्टी में नमी बनी रहे, इसके लिए चिल्लामल अपनी 10 एकड़ जमीन में मल्चिंग का सहारा लेती हैं। मल्चिंग के लिए नारियल के पत्तों और भूसी का उपयोग करती हैं। इससे न सिर्फ लंबे समय तक मिट्टी नम रहती है, बल्कि खरपतवारों पर अंकुश भी लगा रहता है। कीटों से बचने के लिए वो हानिकारक रसायनों के बजाय एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली अपनाती हैं। इसके अलावा वो दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम बचपन से हम खेती, हमारा अपा अम्मा खेती करा था, वही टाइम से हम लोग खेती करा। वो लोग को ऑर्गेनिक में करा था, वही टाइम से हम लोग को भी वही सिखाया। वही टाइम से हम लोग खेती पूरा करा, धान का पूरा व्यवस्था करा। वही तो चावल नहीं मिला करके हम धान को व्यवस्था करा, खेती करा। हम लोग अंडमान में सारा व्यवस्था पहले नहीं है, अभी के तो चाइनीज से सारा कुछ आ गया। पहले अपना नॉर्मल अपना दिमाग में क्या आता उसरा करा था। अभी साइंटिस्ट लोग आके हम लोग बाउल लगा के एग्रीकल्चर में आके इस तरह करना करके इंटरक्रॉपिंग करा। इंटरक्रॉपिंग में पूरा फायदा मिला। नरील अम्मा का नाम आया। पहले नरील अच्छा से नहीं पला, अंदर का पैर पूरा इंटरक्रॉपिंग करा, इसमें पूरा फायदा मिला। नरील भी अच्छा पला, इसलिए हमको अभी पूरा पक्षा भी बन गया, सारा कुछ हो गया। अभी पैसे गार्डन आखिरी टूरिज्म करता था, इसलिए फूल बुके भी बिक्री करने के लिए एल्कोनिया वो सब्सिडी में मिला। मेरा को सब्सिडी में कैरी से दिया, नाबार्ड हेल्प करा, वो भी हम लोग करता था। अभी बुके सेल करता, पैसे सेल करता, आखिरी टूरिज्म करके मेरा बेटा मेरा बहू सारा हमको मदद करता। भारत सरकार मेरा को पद्मश्री अवार्ड हमको दिया किया, हमको पूरा खुशी है। पहले हमको पूरा अवार्ड मिला था सर, नेशनल कोकोनट पोर्ट में केरला में भी नेशनल अवार्ड मिला, और कैरी में केवीके में नाबार्ड में भी उधर भी पूरा अवार्ड मिल चुका। इसलिए उसका व्यवस्था में हमको अच्छा करता करके पूरा मेरा को अवार्ड दिया। हम किसान चैनल भी अच्छा से दिखता था, उसमें भी थोड़ा नॉलेज मिला मेरा को, इसमें किसान में कैसा आगे बढ़ सकता करके, उसमें भी थोड़ा देख के हमको अपना नॉलेज भी थोड़ा करता था। सब मिलके अब इतना आगे बढ़ने के लिए मेरा अवार्ड मिला, तो पूरा खुशी का बात है। चिल्लामल के बेटे रामचंद्रन भी उनका साथ देता है। मेरा मदर का नाम है के चिल्लामल, जो अभी भी पद्मश्री अवार्ड नवाजा गया है, और इसका पहले नेशनल अवार्ड मिला है कोकोनट बोर्ड से, जो 2022 में लिया है। एक्चुअली मेरा फादर 95 में एक्सपायर हो गए, गुजर गए। तो उसके बाद मदर ने, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब, तो मदर ने किसी किसान काम करते 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 इतना हम लोग पालन पोषण करके एक नौकरी तक हम लोग पढ़ाया। तो जब नौकरी मिलने के बाद भी हम लोग मदर के साथ में हम लोग सपोर्ट दिए, और अभी भी हम किसान से जुड़ा है। जब भी कोई भी छुट्टी मिले साथ में रहेगा तो मम्मी के साथ में खड़ा होकर हम लोग काम करते हैं। जितना भी हम लोग होता है, मम्मी हर टाइम में हर समय में सारा हेल्प करते हैं। जितना भी समय मिलता है हम लोग खेती किसान काम करते हैं। तो इसका वजह से हमारा जो महिला किसान इतना बड़ा काम कर सकता था। अम्मा एक बड़ा एग्जाम्पल है। चिल्लामल को पद्मश्री के अलावा नारियल विकास बोर्ड की ओर से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान पुरस्कार और पिछले साल सितंबर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया गया। सितंबर 2022 में उन्होंने इंटरनेशनल कोकोनट कमेटी की ओर से गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। इसके अलावा इन्हें मिले प्रमाण पत्रों की लंबी फहरिस्त है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताएंगे किसानों की योजनाओं के बारे में। देखते रहें कृषि दर्शन।
घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताने वाले हैं कृषि सखी के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित हों, रुझान लें और रसायन युक्त खेती से तौबा करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उन तक पहुंचा जाए, उन्हें जागरूक बनाया जाए कि कैसे प्राकृतिक खेती जीवन के लिए और मिट्टी की सेहत के लिए वरदान है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसके लिए कृषि सखी, जी हाँ, महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वे गाँव-गाँव तक पहुँचें और प्राकृतिक खेती के बारे में तमाम जानकारियाँ किसानों तक पहुँचाएं। इसके अलावा कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारियाँ भी किसानों तक पहुँचा रही हैं। आइए देखते हैं कृषि सखी के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। ग्रामीण भारत के हृदय में एक मूक क्रांति जड़ें जमा रही है। स्थायी कृषि परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। ये कृषि के भविष्य को आकार देने वाले परिवर्तन और सशक्तिकरण की कहानी है। कृषि सखी SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है। उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती हैं। कृषि सखियां, जिनमें से अधिकांश किसान स्वयं बेहतर समझते हैं और अपने दोस्तों, परिवारों, गांव को अधिक भरोसेमंद तरीके से समझाने में लाभप्रद स्थिति में हैं। कृषि सखियां सिर्फ कृषि मार्गदर्शक नहीं हैं, वे किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, सामुदायिक संसाधन हैं और जागरूकता पैदा करने वाले हैं, जो प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए अनुसंधान संस्थानों के नवाचार को जमीनी स्तर से जोड़ रही हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान को क्षेत्र प्रदर्शनों और एक्सपोजर विजिट्स द्वारा पूरक किया जाता है। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमाणीकरण उस ज्ञान का प्रमाण है जो अन्य किसानों को प्रदान किया जा सकता है। प्रमाणित कृषि सखियां किसानों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए पैरा विस्तार कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन बन जाती हैं और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल विविधता, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा पर ज्ञान से सुसज्जित वे अपने गांव में टिकाऊ खेती की रीढ़ बन जाती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और किसानों को इन पहलों के लाभों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। परिवर्तन के क्षेत्र में कृषि सखियां प्रगति के बीज हैं, जो टिकाऊ कृषि के भविष्य का पोषण करती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको कृषि सखी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, आप कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com।
पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।